काला चिट्ठा। सबसे पहले बात मोदी जी की ख्याति की। मोदी जी को विश्वगुरु कहते हैं भाजपा के लोग। यशस्वी प्रधानमंत्री, न भूतो न भविष्यति। मोदी जी की ख्याति का ग्राफ कभी 50% से कम नहीं बताया जाता है। कभी कभी तो विश्व भर में मोदी की ख्याति 70% तक कही जाती है। उनकी वास्तविक ख्याति का मापदंड लोकसभा चुनाव 2014 में 31% वोट और 2019 में 38% रहा। बीजेपी वाले तो ऐसे कहते हैं जैसे इनके पहले किसी भी प्रधानमंत्री की दुनिया में कोई पहचान ही नहीं बनी थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री का दुनिया मान करती रही। यहाँ तक कि सबसे धनी और शक्तिशाली अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी नेहरू के व्यक्तित्व के कायल हो गए थे। जब दोनों मिले तो केनेडी नेहरू जी को सुनते ही रहे थे तन्मय होकर। नेहरू की वाणी में कुछ तासीर ही ऐसी थी। वही क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह जब अमेरिका गए, व्हाइट हाउस में जैसे ही सिंह ने प्रवेश किया, राष्ट्रपति बुश खड़े होकर अभिवादन करते हुए बोल पड़े थे, व्हाट ए ग्रेट मैन यू आर। छोटे कद के आम आदमी लाल बहादुर शास्त्री जी का तो कहना ही क्या। उनकी ख्याति देश के हर व्यक्ति के हृदय पटल पर अंकित हो गई थी। देश खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था। शास्त्री जी ने कहा, अगर हम भारतवासी हफ्ते में 1 जून उपवास करने लगे तो देश खाद्यान्न संकट से निकल सकता था। समूचे देश ने शास्त्री जी के आह्वान के अनुसार उपवास करना शुरू कर दिया। उनकी बातों का इतना अधिक असर हुआ कि मुंबई के होटलों ने सोमवार की शाम डिनर परोसना ही बंद कर दिया था। इंदिरा गांधी का रुतबा और ख्याति इतनी थी कि जब पूर्वी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान की पार्टी ने पाकिस्तान के चुनाव में बहुमत हासिल किया था, तब पश्चिमी पाकिस्तान के तानाशाह उन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी पर देखना ही नहीं चाहते थे। तब पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेजकर दमन चक्र के साथ ही नरसंहार शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विश्व के सभी प्रमुखों को बताते हुए कहा, हमारे पड़ोसी देश में दमन चक्र के साथ ही नरसंहार किया जा रहा है, कृपया कुछ करिए। तब विश्वभर के शासकों ने हाथ उठा लिए और कहा, आप जो कुछ कर सकती हैं करें, हमें ऐतराज नहीं होगा। फिर क्या था, आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने अपनी सेना भेज दी। नतीजा ये हुआ कि जनरल नियाजी के 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा और तब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भुट्टो को झुकते हुए संधि के लिए भारत आना पड़ा। अतः किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि किसी भी प्रधानमंत्री की विश्व समुदाय में ख्याति ही नहीं थी। एक से एक नायाब हीरे के रूप में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अपनी रोशनी बिखेरते रहे थे। अब मोदी की गारंटी की चर्चा बेहद जरूरी है। 2014 चुनाव में प्रचार करते समय मोदी ने देश से वादा किया था, विदेशी बैंकों में हमारे देश के लोगों के जमा कालाधन 100 दिनों में वापस लाऊंगा, जबकि नहीं लाया गया। ऐसा ही वादा अमेरिकी जनता से किया था राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी ओबामा ने, और चंद दिनों में स्विस बैंक में जमा अमेरिका के लोगों का कालाधन वापस लाकर दिखाया। यहाँ मंशा पर सवाल उठता है। नोटबंदी के बाद स्विस बैंक में भारतीयों के 300 गुना कालाधन जमा हो गया, लेकिन वित्त मंत्री सीतारमन ने संसद में कहा, स्विस बैंक में जमा धन काला नहीं सफेद है। अब दोनों बातें सही हो नहीं सकती। कौन झूठ बोल रहा और कौन नहीं, ये तो सरकार ही बता सकती है। दूसरा वादा महंगाई कम करने की थी, लेकिन 450 रुपए का गैस सिलेंडर लगभग 1200 का हो गया। पेट्रोल 65 का 105, डीजल भी इसी तरह बढ़ गया। सरसों का तेल 60 रुपए बिकने वाला 200 रुपए हो गया। तीसरा वादा था 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने की, लेकिन 9 वर्षों में मात्र 8 लाख को नौकरी दी गई, जबकि केंद्रीय विभागों में 1 करोड़ सरकारी पद खाली है जिसे भरा नहीं जा सका। उल्टे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चंद नौकरियां दी जा रही। सेना में भी अल्पकालीन 4 वर्षों के लिए अग्निवीर की नियुक्ति हुई। 4 साल बाद वे भी बेरोजगार हो जाएंगे। 100 स्मार्ट सिटी की भी बात थी, जिनमें एक भी नहीं बनी। अच्छे दिनों के इंतजार में जनता है। पहले 15 लाख रुपए बैंक खाते में आने का भी। किसानों का हाल यह है कि कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या को मजबूर। उनकी फसल की लागत भी नहीं मिल पाती। सरकार केवल पूंजीपतियों के बैंक कर्ज 25 लाख करोड़ माफ कर सकती है, किसानों के 3 लाख करोड़ नहीं। आम जनता के लिए धन नहीं रहता। NHAI रोड बनवाती है, हर 80 किलोमीटर पर टोल टैक्स लेती है, जबकि गाड़ियां लेते समय रोड टैक्स जमा करने होते हैं। तो टोल टैक्स क्यों लिए जाएं? क्या ये सरकार द्वारा शोषण नहीं? EVM से चुनाव क्यों न बैन कर दिया जाता? हमें स्मरण है, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब बोला करते थे, दुनिया के तमाम बड़े देश बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं क्योंकि EVM हैक की जाती है। तो फिर EVM से भारत में चुनाव कराने की जिद क्यों करती है सरकार और उसका गुलाम चुनाव आयोग, जिसका काम है निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से ईमानदार चुनाव कराना। आज चुनाव आयोग सरकार की मुट्ठी में यानी गुलाम है। EVM बनाने वाले दोनों कारखाने सरकार के अधीन है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य की मनमानी नियुक्ति कर सरकार ने कब्जा कर लिया है। RTI की सूचना में कहा गया कि 40 लाख EVM बनाकर चुनाव आयोग को दिया गया, जबकि चुनाव आयोग RTI के जवाब में कहता है इसके पास सिर्फ 20 लाख से कुछ ज्यादा EVM है, यानी 19 लाख EVM गायब। वे कहाँ है? चुनाव आयोग ने गायब EVM की रिपोर्ट CBI को नहीं किया और न ही सरकार ने अपनी तरफ से जांच कराई कि कहाँ गए 19 लाख EVM।
बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी जापानी चिप बनाने और जापान में हैक के डर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात करते हैं। चुनाव आयोग के पास सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट होते हैं जो ईवीएम को कार्यक्षम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर फीड करते हैं। उन पर दबाव डालकर या भय दिखाकर निश्चित ही बीजेपी को सारे वोट ट्रांसफर होने के सॉफ्टवेयर डाले गए हैं। ये कार्य उन खोई या चुरा कर रखे 19 लाख ईवीएम में किया गया होगा जिनका दुरुपयोग सरकार चुनाव की विशेष सीटों के लिए करती है। 5 राज्यों के चुनाव में तमाम गड़बड़ियां पकड़ी गई। यहाँ तक प्रत्याशी के द्वारा डाले गए खुद को वोट भी प्रत्याशी को नहीं मिले। कहा जाता है ईवीएम पर चुनाव आयोग का कोई कंट्रोल नहीं बल्कि सरकार का पूरा कंट्रोल है। सरकार जितनी सीटों पर जीत का दावा करती है उतनी सीट जीतने के लिए चोरी किए ईवीएम को लगाती है। राज्यों के चुनाव में 370 सीटों पर गड़बड़ी की गई। चुनाव होने और मतगणना के बीच इतना गैप रखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग रूम में रखे ईवीएम को बदलकर हैक किए ईवीएम रखे जाएं। इसका प्रमाण है मतगणना के लिए रखे ईवीएम 90% चार्ज होने। 10 घंटे कोई डिवाइस काम करे और फिर भी 90% चार्ज रहे असंभव है। किसी बूथ पर पड़े मात्र 100 वोट और गणना की गई 120 की। कहीं तो पड़े वोटों से काफी कम वोटों की गिनती हुई। कहीं कंट्रोलर गायब हो गए। सिटिंग एमएलए अपने बूथ पर 50 वोट भी नहीं पाए। यह ईवीएम हैक से ही संभव है। जिन राज्यों में वोट देने और मतगणना के समय में काफी अंतर था वहां बीजेपी जीती। कर्नाटक में मात्र 3 दिन का समय था इसलिए वहां ईवीएम बदले नहीं जा सके इसलिए बीजेपी वहां हार गई। 2022 के यूपी चुनाव में वोट पड़े थे 22 फरवरी को और मतगणना हुई 10 मार्च के दिन। नतीजा बीजेपी जीत गई। कर्नाटक में वोट 10 मई को पड़े, मतगणना हुई 13 मई को। मात्र 3 दिनों में ईवीएम बदले नहीं जा सके, नतीजा बीजेपी की हार। जबकि छत्तीसगढ़ में वोटिंग बहुत पहले 3 और 17 तारीख नवंबर को पड़े जबकि गणना हुई 3 दिसंबर को। 16 दिन का गैप काफी था खेल करने को, नतीजा बीजेपी जीती। राजस्थान में 25 नवंबर के दिन वोट पड़े, गणना 3 दिसंबर को हुई। 8 दिन का गैप, नतीजा बीजेपी जीत गई। मध्य प्रदेश के पहले चरण में 25,000 वोटों से सारे बीजेपी उम्मीदवार कैसे जीते। दूसरे चरण का मतदान हुआ 17 नवंबर और मतगणना हुई 3 दिसंबर। 16 दिन का समय, नतीजा बीजेपी जीती। जबकि तेलंगाना में वोट 30 नवंबर को पड़े, मतगणना 3 दिसंबर, मात्र 3 दिन का समय मिला। नतीजा बीजेपी हार गई। यानी वोट पड़ने और मतगणना के बीच काफी दिनों के अंतर में सरकार ने ईवीएम बदलकर जीतने का खेल बढ़ाकर दिखाया। सबसे अहम बात, एक विधानसभा क्षेत्र में कुल वोट पड़े 20,342 जबकि मतगणना हुई मात्र 2,05,11 वोटों की। दोनों के बीच अंतर 19,831 का। आखिर कहां गए 19,000 से अधिक वोट? क्या ईवीएम खा गई या धरती और आसमान? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ही नहीं, अनेकों याचिकाएं ईवीएम की गड़बड़ियों के प्रमाण सहित डाली गई हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट को सारे सबूतों के मद्देनजर ईवीएम से चुनाव बैन कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का आदेश देना होगा। लेकिन जिस तरह सरकार सत्ता मद में चूर सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले पलटकर मनमाने कानून बनाए हैं, उसे देखते हुए लगता है बेईमानी पर खड़ी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले को भी बदल देगी और तब निश्चित ही किता सड़कों पर उतर आएगी। इस स्थिति में संभालना सरकार के लिए असंभव हो जाएगा। भले ही गोलियां चलवाकर हत्या कर दी जनता की।